पिछली बार हमने उत्तरी भारत या एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया के अपवाह तंत्र की चर्चा की थी। इस बार प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को हम पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियाँ तथा पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों के रूप में देख सकते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों में जो मुख्य नदी दो हैं, जिसमें नर्मदा और ताप्ती शामिल हैं। लंबाई और पानी के बहाव की दृष्टि से ये दो मुख्य नदियां हैं। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मैकाल के पठार के पूर्वी सिरे पर होती है, अमरकंटक के क्षेत्र से, और अपने मार्ग में ये जबलपुर के आसपास 15 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जिसे मार्बल रॉक्स का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस जलप्रपात के पश्चात ये एक गोर्ज के क्षेत्र में यानी कि सकरी घाटी के क्षेत्र में प्रवेश करती है। अपनी अधिकांश मार्ग में नर्मदा एक काफ़ी सकरी घाटी के रूप में बहती है, जिसमें बड़ी सहायक नदियों के आने की संभावना कम हो जाती है। उत्तरी दिशा से आने वाली एकमात्र नदी इसकी हिरन है। नर्मदा के बाएं किनारे से आने वाली नदियों में तवा नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब दाईं तरफ से आने वाली नदियों में हिरन और बाएं तरफ की से आने वाली नदी में तवा, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं नर्मदा की। दूसरी जो पश्चिम की ओर चलने वाली नदी है वो है ताप्ती। इस नदी की उत्पत्ति बैतूल के पठार से होती है और ये भी एक गोर्जनुमा क्षेत्र से होकर गुजरती है और फिर उसके बाद खुले खानदेश के मैदान में प्रवेश करती है, जो कि सतपुड़ा तथा अजंता श्रेणियों के बीच में स्थित है। ताप्ती और उसकी सहायक नदी पूर्णा, जो कि उसकी मुख्य सहायक नदी है, दोनों डिग्रेडिंग प्रकार की नदियां हैं। डिग्रेडिंग का मतलब वो अपने मार्ग के प्रदेश को समतलित कर रही हैं, यानी कि उसको काट छाट करके उसका अपर्दन कार्य उन पर सक्रिय रूप से जारी है। करीब 725 किलोमीटर दूरी चलने के बाद ताप्ती नदी अरब सागर में अपना ज्वारनद मुख बनाते हुए गिरती है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों डेल्टा ने बनाकर ज्वारनद मुख बनाती हैं, क्योंकि ये भ्रंश घाटी हैं। इनकी घाटी सागर में डूब जाने से भ्रंशों के कारण बनी घाटियों के डूब जाने से वो बनी है, तो उसमें वितरिकाओं का उसमें से निकलना संभव नहीं होता है, तो ये डेल्टा ने बनाकर ज्वारनद मुख बनाती हैं। अन्य पश्चिमवर्ती नदियां भी हैं जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत से उतरकर पश्चिमी तटीय मैदानों को पार करके अरब सागर में गिरती हैं और इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम है। हालांकि इन नदियों की गति अधिक होती है और पश्चिमी घाट से उतरते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण दर्शनीय जलप्रपात भी बनाते हैं। जैसे शरावती नदी जोग जलप्रपात बनाती है। जोग 253 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार कई अन्य छोटी बड़ी नदी नाले इस प्रकार के जलप्रपात बनाते हुए चलती हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की अन्य नदियों को हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के रूप में उनको वर्णित करते हैं। सबसे प्रथम नदी है महानदी। इस नदी की उत्पत्ति दंडकारण्य पहाड़ियों के उत्तरी पर्वतपदीय भाग में होती है। यह एक छत्तीसगढ़ के मैदान, जिसे छत्तीसगढ़ का बेसिन भी कहते हैं, उस मैदान के
पर्वतपदीय जो भाग है उत्तर की तरफ वहाँ से उत्पन्न होती है। इस बेसिन को छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहा जाता है, जो समतल फर्श वाला पूरा कैम्ब्रियन युग की चूना तथा शेल चट्टानों से बना है, यानी कि अवसादी चट्टानों से बना हुआ बेसिन है। इस बेसिन को प्रवाहित करने वाली दो नदियां हैं, शिवनाथ और हसदो नदियां प्रवाहित करती हैं। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के निकट इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसके कारण हीराकुंड जलाशय उत्पन्न हुआ है, विकसित हो गया है। शिवनाथ और हमने बताया था, शिवनाथ और हसदो इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी का डेल्टाई जो भाग है वो करीब 150 किलोमीटर चौड़ा और बंगाल की खाड़ी में 40 किलोमीटर आगे निकला हुआ है, और काफ़ी मात्रा में अवसादों की आपूर्ति नदी के द्वारा होने से यह डेल्टाई भाग बंगाल की खाड़ी में आगे की ओर निकल चुका है। गंगा का डेल्टा नए जलोढ़ से बना हुआ है, लेकिन महानदी का ये जो डेल्टाई भाग है वो अधिकांशतः पुरातन जलोढ़ से बना हुआ है। दूसरी जो प्रमुख नदी है प्रायद्वीपीय भारत में वो है गोदावरी। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र से, सह्याद्री पहाड़ियों के क्षेत्र से होती है। त्रयंबक के पठार से इसकी उत्पत्ति होती है और दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए अत्यंत तीव्र ढाल के लावा निर्मित किनारों वाले क्षेत्र से इन किनारे वाले क्षेत्रों से निकलकर ये दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। ऊपरी भागों में इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा और मंजरा है। गोदावरी के समानांतर चलती हैं ये नदियाँ ये इन सहायक नदियों का गोदावरी नदी के समानांतर चलना दिखाता है कि चट्टानों की संरचना इन नदियों के मार्ग को नियंत्रित करती है। चट्टानों की बनावट के कारण ये नदियाँ मुख्य नदी में या अपनी गोदावरी जो प्रमुख नदी है उसमें मिल नहीं पाती हैं, वो काफ़ी दूर तक उसके समानांतर ही चलती हैं। गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो गोलाकार निकला हुआ है और इसमें काफ़ी सारी वितरिकाएं बट जाती हैं आखिर में। यह डेल्टाई भाग समुद्र में 35 किलोमीटर निकला हुआ है और समुद्र में इसका फ्रंट 120 किलोमीटर चौड़ाई में है। बड़ी मात्रा में जल और अवसाद के कारण इस डेल्टाई भाग का निर्माण हुआ है। गोदावरी की जो सहायक मंजरा नदी है यह जामखेड़ की पहाड़ियों से उत्पन्न होकर मध्यवर्ती महाराष्ट्र के गोदावरी की दूसरी सहायक नदी पेनगंगा है, जो दक्कन ट्रैप यानी बेसाल्ट लावे के जो सीढ़ी नुमा निक्षेप का क्षेत्र है उनसे बना हुआ जो पठारी क्षेत्र है दक्कन ट्रैप के पठार, उस पर विसर्प बनाते हुए चलती है तथा वर्धा नदी में जा मिलती है। वर्धा पेनगंगा वर्धा की सहायक है। वर्धा इस नदी गोदावरी नदी में अंततः मिलती है। दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली वर्धा नदी जो है उसका स्रोत पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती नदी के स्रोत के पास ही है। ताप्ती नदी पश्चिम में चली जाती है लेकिन ये दक्षिण पूर्व की ओर आ जाती है वर्धा नदी। हालांकि दोनों की उत्पत्ति क्षेत्र आसपास ही है। वर्धा तथा वैनगंगा नदियों के मिलने के बाद प्राणहिता नदी बनती है, जो कि आदिलाबाद यानी कि जो
उत्तरी पुराना जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था उसका आदिलाबाद जिला है, चंद्रपुर महाराष्ट्र का जिला है, इन दोनों की सीमा बनाती है। अंततः प्राणहिता नदी गोदावरी के बाएं सिरे पर आकर, यानी कि बाएं तरफ की सहायक नदी के रूप में उसमें मिल जाती है। एक और महत्वपूर्ण नदी है इंद्रावती। ये सिरोचा से करीब 50 किलोमीटर नीचे गोदावरी से मिलती है। सिरोचा वो स्थान है जहाँ पर प्राणहिता नदी गोदावरी में मिलती है और उससे 50 किलोमीटर नीचे इंद्रावती नदी आकर मिलती है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ प्रदेश से बहकर आने वाली नदी है। दूसरा जो दक्षिणी भाग पठार की जो एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय पठार की, वो है कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में ये भी महाबलेश्वर के निकट उत्पन्न होती है और दक्कन ट्रप के पठारी क्षेत्र को पार करते हुए बीजापुर के दक्षिण में धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, पहले तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, फिर धारवाड़ क्रम की जो अवसादी चट्टानें उनसे प्रवाहित होकर आती है। इस नदी के मार्ग में भी कुछ जलप्रपात बनते हैं और क्योंकि पठारी क्षेत्र में जहाँ पठार का कगार होता है वहाँ नदी अपने जलप्रपात का निर्माण करती है। श्रीशैलम पठार में एक पूर्ववर्ती गोर्ज का भी निर्माण किया है। श्रीशैलम पठार जहाँ पर बांध भी बनाया गया है और श्रीशैलम में नवीन एक और बांध भी निर्मित किया जा रहा है। तो इस पठारी क्षेत्र को काटकर कृष्णा नदी ने एक गोर्ज का निर्माण किया जो इस पठारी क्षेत्र के उत्थान से पहले से है। इसको पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण माना जाता है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम के निकट जो बांध बनाया गया है उसे नागार्जुन सागर, प्रसिद्ध नागार्जुन सागर जलाशय उत्पन्न हुआ है। कृष्णा की बड़ी सहायक नदियों में से एक है भीमा। यह नदी भी महाराष्ट्र के आसपास जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहाँ से उत्पन्न होती है और उत्तरी सह्याद्री जिसे कहते हैं मथेरन नामक जगह के निकट उत्पन्न होती है और ज़्यादातर ये महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के पठारी भाग से प्रवाहित होती है। एक कृष्णा की एक दूसरी महान सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी, जिसे तुंगभद्रा कहते हैं। तुंगभद्रा दो नदियों से मिलकर बनती है, तुंग और भद्रा। ये तुंग और भद्रा नदियाँ मध्यवर्ती पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है, मध्यवर्ती सह्याद्री श्रेणी से, और जल्दी ही आपस में मिलकर तुंगभद्रा नदी को जन्म देती है। इस तुंगभद्रा नदी पर होसपेट नामक स्थान पर और भद्रावती नामक स्थान पर दो बांध भी बनाए गए हैं। कृष्णा की एक छोटी सहायक नदी है जिसे घाटप्रभा कहते हैं। घाटप्रभा नदी पर गोकक के स्थान पर, गोकक के पास 53 मीटर ऊंचाई से गिरने वाला एक सुंदर जलप्रपात भी निर्मित होता है। सुदूर दक्षिणी प्रायद्वीप की एक बड़ी नदी है जिसे हम कावेरी नदी के रूप में जानते हैं। यह कर्नाटक में जो कुर्ग जिला है जिसे कोडागु भी बोलते हैं, कुर्ग के जिले में कुर्ग के पठार के किनारे पर अरब सागर के बेहद निकट उत्पन्न होती है, ब्रह्मगिरी नामक स्थान से। लेकिन ये अरब सागर की ओर प्रवाहित न होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पूरे पश्चिमी घाट को पार करके पूर्व की ओर बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मैसूर जो कर्नाटक का एक जिला है, मैसूर के निकट इस नदी पर एक बांध भी बनाया गया है जिससे बनने वाले जलाशय को कृष्णराज सागर
जलाशय कहा जाता है। कावेरी नदी ने शिव समुद्रम नामक स्थान पर एक 101 मीटर ऊंचे प्रसिद्ध जलप्रपात का भी निर्माण किया हुआ है। इसके बाद यह नदी एक सकरी घाटी या गोर्ज क्षेत्र में प्रवेश करती है और यह गोर्ज कई जगह तो 200 मीटर तक भी गहरा हो जाता है। पहाड़ी भागों को छोड़ने के बाद यह स्टानले नामक जलाशय में प्रवेश करती है। यह जलाशय किस मेटूर नामक बांध के बनाए जाने से उत्पन्न हुआ है। एक स्थान है जिसे बोलते हैं करूर नामक जगह के बाद यह लंबे सैकड़े जलोढ़ मैदान से होकर कावेरी नदी प्रवाहित होने लगती है। यह संकरा मैदान बंगाल की खाड़ी तक, इसके डेल्टाई क्षेत्र तक फैला हुआ है, विस्तृत है। नदी इस कावेरी नदी का डेल्टा नदी में स्थित श्रीरंगम द्वीप के बाद शुरू होता है, जहाँ से इसकी सबसे बड़ी वितरिका यानी कि उपधारा जो इसमें से निकलती है, जिसे कोलेरून कहते हैं, वो शुरू होती है। श्रीरंगम द्वीप के बाद ही इसकी बड़ी वितरिका कोलेरून शुरू होती है डेल्टाई क्षेत्र में, और श्रीरंगम से डेल्टा शुरू होता है। कावेरी का डेल्टा चतुर्भुज आकृति का है, जिसमें कई वेदिकाएं यानी सीढ़ीनुमा भाग पाए जाते हैं। तो ये सीढ़ीनुमा भाग या वेदिकाएं दर्शाती हैं कि कावेरी का डेल्टा अपने निर्माण के समय विभिन्न कालों में उत्थान और फिर अपरदन से प्रभावित हुआ है। अलग अलग समय हुए उत्थान को अलग अलग सीढ़ियाँ या वेदिकाएं दर्शाती हैं। नदी अपनी गहराई में काट जारी रखती है, जिससे ये अलग अलग वेदिकाएं अलग अलग काल के उत्थान की प्रतीक के रूप में बची रह जाती हैं। दक्षिण कावेरी के डेल्टा के दक्षिण में पॉइंट कैलिमर से पश्चिम की ओर समकोण पर मुड़ जाता है और यह 60 किलोमीटर तक पाक जलडमरू मध्य के सामने अपना डेल्टाई भाग निर्मित करता है। पूर्व की ओर प्रवाहित अन्य नदियों में रांची के निकट उत्पन्न होने वाली सुवर्ण रेखा नदी सर्वाधिक उत्तरी है। इसके बाद जो दूसरी जो नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से यानी कि झारखंड क्षेत्र से जो उत्पन्न होने वाली है वो है कोयल नदी, रांची के आसपास से उत्पन्न होती है। और शाख नदी जो इसकी एक सहायक नदी है, ये दोनों नदियों का, कोयल और शाख नदी का जो मिलन है वो राउरकेला, उड़ीसा में राउरकेला नामक स्थान पर होता है। और इन नदियों का जो संयुक्त जल है वो ब्राह्मणी नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ता है। वंशधारा और नागावली पूर्वी घाट के उत्तरी भाग से उत्पन्न होने वाली दो छोटी नदियां हैं। अपेक्षाकृत बड़ी नदी है एक पेन्नर, जो बंगलोर और कोलार कर्नाटक के दो जिले हैं। इन दोनों जिलों की सीमा रेखा पर नंदी दुर्ग चोटी से उत्पन्न होती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में एक ज्वारनद मुख बनाते हुए प्रवेश करती है। छोटी नदी और भी जो दक्षिण में है वो दो हैं, पालर और पोन्नाइयार। ये कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य तटवर्ती भाग तक ही सीमित है। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच वाले जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ इन नदियों का बहाव क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिणी तमिलनाडु में ताम्रपर्णी अगस्त्यमलाई की पहाड़ियों से आने वाली नदी है। कावेरी डेल्टा के दक्षिण में रामनाथपुरम के मैदान में कई छोटी नदियां हैं, जिसमें सबसे लंबी वैगाई नदी है। वैगाई नदी, इनमें बाकी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये ज़्यादातर नदियां शुष्क चैनलों से होकर बहती हैं। कुछ समय के लिए इनमें पानी कई बार भूमिगत भी हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के जो नदी तंत्र हैं उनमें एक नदी लूनी नदी को भी गिनाया जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में जो अपेक्षाकृत शुष्क प्रदेश है वहाँ की एक छोटी नदी धारा है
जो पूरे वर्ष भी प्रवाहित नहीं हो पाती है, बारिश के समय में ही प्रवाहित होती है। लेकिन इसका महत्व ये है कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली ये एकमात्र धारा है जो सागर तक यानी कच्छ के रण तक होते हुए फिर अरब सागर तक पहुंचती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, लेकिन सभी सहायक नदियां इसके बाईं तरफ से आती हैं, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो आपकी सूखड़ी नदी है। यह भी अध्ययन से ज्ञात होता है कि लूनी नदी वर्तमान स्थलाकृति पर अध्यारोपित हो रखी है, अध्यारोपित नदी के रूप में पाई जाती है। लूनी नदी में खासकर बाड़मेर के बालोतरा नामक स्थान के बाद कई जगह का पानी एकदम खारा हो जाता है। इन नदियों को हम मानचित्र पर भी देख सकते हैं। नंबर 1 तो आपकी ये नर्मदा नदी है, जो पूर्व की ओर से है ना चल के आती है। एकदम इधर इसके पूर्व की ओर सोन नदी जाती है, जो कि उत्तरी भारतीय अपवा तंत्र का हिस्सा है। नर्मदा नदी के समानांतर ताप्ती नदी है, इन दोनों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी चलती है। फिर गोदावरी जो उत्तरी महाराष्ट्र से चल के आती है, गोदावरी नदी, और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग की ओर पहुंचती है, तटीय भाग तक पहुंचती है। इसकी सहायक नदियां हैं जैसे वैनगंगा और वर्धा। इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ की तरफ से आती है। वैनगंगा एकदम है ना उत्तर की ओर मध्यवर्ती भारत की ओर से आती है। वर्धा वहाँ से आती है जहाँ ताप्ती नदी का उत्पत्ति होती है। तो ये गोदावरी नदी तंत्र हुआ। इस गोदावरी नदी तंत्र के बाद कुछ गुजरात की नदियाँ भी हैं, जैसे एक माही नदी है, एक साबरमती नदी। ये दोनों आपकी खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ हैं। लूनी नदी भी है। लूनी नदी राजस्थान में अभी बताया, राजस्थान की अरावली पर्वत से शुरू होकर आपके कच्छ के रण की ओर जाने वाली नदी है। दक्षिणी भारत में कावेरी नदी प्रमुख नदी है। फिर कृष्णा नदी भी, जो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है, उन दोनों का संयुक्त डेल्टा, यानी कि उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा, तो ये दो मिलाकर एक बृहत डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी उत्तर से आने वाली या बाएं किनारे से आने वाली भीमा और दाएं किनारे से आने वाली तुंगभद्रा नदी का जल लेकर कृष्णा आपके बंगाल की खाड़ी पर उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र के रूप में अपना बृहत डेल्टा का निर्माण करती है। दक्षिणी की एक प्रमुख नदी को हम और देख सकते हैं, जो उन भागों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की सर्वाधिक खासकर तमिलनाडु राज्य में एकदम दक्षिण में चलने वाली ये वैगाई नदी है, कावेरी के भी दक्षिण में है, जो पाक जलडमरू मध्य की ओर चल के जाती है। अपेक्षाकृत शुष्क भाग की नदी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता है। कुछ सह्याद्री पर्वतों से उतरने वाली नदियां हैं कई, जैसे आपकी अलवाई और पेरियार नदी केरल में है। कर्नाटक के भी पश्चिमी घाट से कई नदियां उतरती हैं, लेकिन ये सभी पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां अपेक्षाकृत छोटी नदियां हैं।